कक्षा 10th विषय विज्ञान प्रकरण मानव उत्सर्जन तंत्र भाग 2 25/6/2020। हमने कल उत्सर्जन के बारे में उत्सर्जी नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों के बारे में हमने पढ़ा था। हम थोड़ा आगे चलते हैं। उत्सर्जन के भाग कौन कौन से होते हैं इसमें देखिए, ये मानव उत्सर्जन तंत्र है, एक सामूहिक उत्सर्जन तंत्र है। अब इसमें हम प्रत्येक अलग अलग भागों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे इसमें महत्वपूर्ण जो है वो है मानव वृक्क। ये मानव वृक्क एक जोड़ी पाए जाते हैं और ये मूत्रवाहिनी के द्वारा ये जुड़े हुए रहते हैं और एक ये जो गोल फूली हुई संरचना ये मूत्राशय होती है और मूत्र मार्ग, ये है मानव उत्सर्जन तंत्र। अब आगे ये वृक्क के बारे में हम पढ़ेंगे कि वृक्क क्या कार्य करता है। इसके बारे में देखिए, इसमें ये मानव वृक्क है, मैंने इसका डायग्राम बनाया है। इसमें देखिए, मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग है ये वृक्क है, जिसको अपन कहते हैं अंग्रेजी में किडनी कहा जाता है। शरीर से 75 से 80% भाग का अपशिष्ट का उत्सर्जन इसी तरल के रूप में ये मानव वृक्क के द्वारा ही किया जाता है। अपशिष्टों को बाहर निकाला जाता है। शरीर के समस्त स्त्रावित जो भी हैं, हार्मोन जो भी हैं, सबका नियंत्रण का कार्य इसके अंदर ये मानव वृक्क ही करता है। ये जो मानव वृक्क है आप ये देख रहे हैं, ये सेम के बीज की आकृति का है। जैसे सेम का बीज होता है, सेम के बीज की आकृति का ये मानव वृक्क है। गहरे भूरे रंग का, ये गहरे भूरे रंग का आपको दिखाई दे रहा होगा, गहरे भूरे रंग का ये दिखाई देता है। यानी सेम के बीज की आकृति का गहरे भूरे रंग का होता है। इसी प्रकार से ये कहाँ होता है, जो ये पेट है जिसको हम कहते हैं उदर, विज्ञान की भाषा में इसको उदर कहा जाता है। उदर गुहा के ये उदर गुहा में पीठ की ओर ये आमाशय है, यहाँ ऊपर या नीचे पीठ की ओर आमाशय के नीचे ये बीच में कशेरुक दंड है। इसके इधर दाएं और बाएं, यानी ये दाएं और ये बाएं दोनों भागों के मध्य में ये स्थित होता है, दोनों भागों के बीच में ये स्थित होता है। इसी प्रकार से इसके वृक्क की मध्य सतह पर एक खांच पाई जाती है। आप ये देखिए, ये मध्य सतह बिल्कुल सेंटर की सतह है, ये मध्य सतह पर यह खांच पाई जाती है जिसको हम कहते हैं हाइलम, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। ये हाइलम, बीज की सतह पर ये जो खांच पाई जाती है इसे हम हाइलम कहते हैं। मूत्र नलिका, तंत्रिकाएं व रक्त वाहिनियां हाइलम से होकर के वृक्क में प्रवेश करती है। यानी मूत्र नलिका, मूत्र वाहिनी, मूत्र नलिका और ये तंत्रिकाएं, रक्त वाहिनियां, यानी ये जो बीच का मध्याह्न ये भाग है जिसको हम हाइलम कहते हैं, ये मूत्र वाहिनियां, तंत्रिकाएं जो भी होती हैं, इसका प्रवेश का जो मार्ग है ये हाइलम ही है, यानी हाइलम से होकर ही प्रविष्ट होती हैं। इसी प्रकार से हाइलम के भीतर भाग में कीट के आकार की वृक्कीय श्रोणी ये पाई जाती है, कीट के आकार की। तो इस मानव वृक्क के दो भाग होते हैं, एक तो बाहर का भाग होता है बाह्य भाग, जिसको हम कहते हैं वल्कुट। ये जो बाह्य भाग है आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए मानव वृक्क की संरचना है, मानव वृक्क की ये संरचना है। इसमें दो भाग होते हैं प्रमुख रूप से, एक तो बाहरी भाग और एक है अंदर का भाग। जो बाहरी भाग होता है इसका, जिसे हम क्या कहते हैं, वल्कुट कहते हैं, और एक भीतरी भाग होता है, इस भीतरी भाग को हम क्या कहते हैं, मध्यांश कहते हैं। इसको भीतरी भाग को मध्यांश कहते हैं। दो भाग होते हैं, बाहरी भाग वल्कुट होता है और भीतरी भाग
मध्यांश कहलाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से प्रत्येक वृक्क में कई लाख उत्सर्जन इकाई से मिलकर के ये वृक्क बना होता है। इसके अंदर जो वृक्क के अंदर जिसे हम कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन, हिंदी में कहते हैं वृक्क नेफ्रॉन। कई बार क्या है कि इसमें से जो प्रश्न आते हैं, एक तो प्रश्न यह आता है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। अब मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र यानी ये मानव उत्सर्जन तंत्र है, बस इसका चित्र बनाना समझाना। एक दूसरा प्रश्न इसका आता है कि वृक्क की संरचना का चित्र बनाकर समझाइए। ये दूसरा प्रश्न है, ये वृक्क की संरचना का चित्र बनाकर समझाइए। एक तीसरा प्रश्न, इस वृक्क में ही लाखों उत्सर्जन इकाइयां इसमें पाई जाती हैं, नेफ्रॉन जिसे कहते हैं, तो नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाकर मूत्र छानने की प्रक्रिया को समझाइए। ये तीसरा प्रश्न बनता है, कैसे मूत्र का निष्कासन होता है, कैसे नेफ्रॉन के अंदर शुद्धिकरण होता है, क्या होता है, कैसे मूत्राशय में जाता है। तो इस प्रकार से ये आगे हम नेफ्रॉन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये मानव वृक्क के बारे में ये पढ़ा है। ये कई बार बोर्ड की परीक्षा में ये प्रश्न मैं जो बता रहा हूँ, ये बदलते क्रम में ये प्रश्न आते रहते हैं, तो हम इसको अच्छी प्रकार से एक बार पढ़ें। एक बार जो मैंने कहा आपको समझाया है, 2-3 बार आप देखेंगे, एक बार पुस्तक आप पढ़ लेना, आपके ठीक प्रकार से समझ में ये आ जाएगा। धन्यवाद।